अक्षय का वजूद अंधेरों के साये में था। उसकी सगाई हुए अभी बस 2 घंटे ही गुजरे थे और वह इस वक्त शहर में अपनी मंगेतर के घर मौजूद था। उसकी होने वाली पत्नी अंजलि अंदर किसी कमरे में थी, मगर अजय का दिमाग साए साए कर रहा था। कुछ ही लम्हे पहले जो मुस्कान उसके चेहरे पर थी वह गायब हो चुकी थी। आने वाली जिंदगी के सुनहरे ख्वाब उसकी आंखों से ओझल होने लगे थे। अभी थोड़ी देर पहले मुस्कान उसके पास आई थी और उसके कान में जो कुछ कहकर गई थी, उसके बाद तो अच्छे को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ढह गई हो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जुल्म आखिर क्यों किया गया मेरे साथ? अक्षय के माथे पर बल पड़ गए। उसने अनायास मुट्ठियां भींच ली और खुद को संभालने की कोशिश की। चलिए बाबा, हमें गांव पहुंचते पहुंचते भी देर हो जाएगी। यहाँ से हवेली का रास्ता काफी दूर है। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। कमरे में मौजूद बाबा और अंकल, जो अक्षय और अंजलि की शादी के बाकी कामकाज पर बात कर रहे थे, एकदम चौंक गए। तुम्हें क्या हुआ अक्षय? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? बाबा ने हैरानी से पूछा। मगर अक्षय बिना जवाब दिए कमरे से बाहर निकल गया। उसके अंदर जैसे लावा उबल रहा था। कुछ देर पहले तक वह सोच रहा था कि गांव जाने से पहले वह अंजलि से एक बार मिल ले। आखिर अब वह उसकी पत्नी थी, उसके नाम पर लिख दी गई थी। उसके वजूद पर अक्षय का हक था। लेकिन अब उसका दिल बैठ रहा था और वह जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। घर से बाहर आते ही उसने लंबी सांस ली, मानो दम घुट रहा हो। यह सब क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? उसने पीछे मुड़कर ऊपरी मंजिल की ओर देखा, जहां अंजलि का कमरा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। जख्मी आंखों के साथ वह उसके कमरे की खुली खिड़की को देखता हुआ होठों ही होठों में बड़बड़ाया। आगे सफेद पर्दा हवा से कभी सरक जाता, लेकिन उसकी एक झलक भी अक्षय को दिखाई नहीं दी थी। क्या हो गया है तुम्हें अक्षय? मैं तुम्हारी शादी की बाकी इंतजाम की बात कर रहा था। अगले महीने तुम्हारी शादी है। अब रोज रोज थोड़ो मैं गांव से यहाँ शहर आऊंगा। इतना लंबा सफर मुझसे नहीं होता और कुछ बातें फोन पर नहीं की जा सकती। चलो, बाबा ने खींचकर उसे झटका। अक्षय ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए एक बार फिर पलटकर उस कमरे की तरफ देखा और फिर तेजी से गाड़ी बढ़ा दी। ऊपर कमरे में मौजूद अंजलि खिड़की की ओट से धीरे धीरे निकलकर नीचे झांकी। वह जानती थी कि कुछ देर पहले अक्षय ठीक वहीं खड़ा था, खिड़की की तरफ देख रहा था, मगर वह जानबूझकर पर्दे के पीछे छिप गई थी। अब गाड़ी जा चुकी थी, सड़क खाली थी। अंजलि की आंखों में नमी उतर आई। उसने पलकें भींचकर अपने आंसू अंदर समेट लिए और धीमे कदमों से चलती बेड के पास जा खड़ी हुई। सगाई का गुलाबी लहंगा अभी भी उसके तन पर था। आईने की तरफ देखते हुए वह एक पल को रुक गई। अपनी 20 साल की जिंदगी में वह कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। उसकी बड़ी काले रंग की आंखों में आने वाले वक्त का डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। लंबी पलकों ने उसकी आंखों को ढांप रखा था। लंबे बाल जिनके सिरे पर हल्के कर्ल पड़ते थे, इस वक्त खूबसूरत हेयर स्टाइल में बंधे हुए थे। होठों पर लगाई गई गाढ़ी लिपस्टिक अब हल्की पड़ चुकी थी। लेकिन उसका होने वाला पति उसे एक नजर देखे बिना ही वापस लौट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। उसके दिल में सबसे पहला ख्याल यही उठा, कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया। धड़कते दिल के साथ यह सोच ही उसे बेचैन कर गई। बेड पर बैठते हुए उसने थक कर सर टिका लिया। कब खत्म होंगे मेरे ये इम्तिहान? आखिर कब मुझे सुकून की सांस नसीब होगी? आंखों में आए आंसू पोंछते हुए वह अपनी किस्मत से शिकवा करने लगी। दूसरी तरफ तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए अक्षय के दिमाग में तूफान मचा हुआ था। मुस्कान के शब्द उसके भीतर हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। उसकी नजरें सामने सड़क पर जमी थी, लेकिन मन बार बार उन्हीं बातों में उलझ रहा था। मुस्कान ने जहर घोलने जैसा कहा था, तो ये है तुम्हारा चुनाव। मुझे छोड़कर तुमने जिसे चुना है, पहले देख तो लेते कि वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं। सिर्फ चेहरे पर ही मर मिटे हो। माना कि वह बहुत खूबसूरत है, लेकिन किरदार भी कोई चीज होती है।
अक्षय ने चिढ़कर झटका, जैसे उन शब्दों को दिमाग से निकाल फेंकना चाहता हो। बाबा ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? अक्षय ने खामोशी से सिर हिला दिया। नहीं, मैंने शादी की तारीख तय कर दी है। बाबा बोले, हवेली के सारे इंतजाम वैसे भी पूरे हैं। हाँ, राजीव भाई साहब को थोड़ा वक्त चाहिए था। 1 महीने के अंदर वह अपनी सारी तैयारी पूरी कर लेंगे। फिर हम अपनी बहू को घर ले आएंगे। बाबा के शब्दों में अपनापन था। तुम्हारी माँ सीमा भी बहुत खुश होंगी, उन्होंने आखिर में याद दिलाया। मगर अक्षय तो जैसे उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना। स्टेयरिंग पकड़े उसके हाथ और कस गए। हवेली के सामने गाड़ी रोककर उसने बस इतना इंतजार किया कि बाबा उतर जाएं, और अगले ही पल वह तेजी से गाड़ी लेकर निकल गया। वह चाहता था इस 1 महीने को किसी तरह खत्म कर दे। जो गलतफहमी उसके मन में मुस्कान ने बोई थी, वो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। यह 1 महीना कैसे बीत गया उसे खुद नहीं पता चला। वह अपनी सोचों से लड़ते लड़ते समय को रोक नहीं पाया। कई बार उसने मोबाइल उठाकर अंजलि को मैसेज करने का सोचा, लेकिन उंगलियां स्क्रीन पर जाते जाते रुक जाती, हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती। उसके दोस्त जब उसे देखते तो हंसकर छेड़ते, अरे भाई, बचपन की मोहब्बत को हासिल कर रहे हो। जब भी शहर आते थे बस उसी का नाम लेते थे, और अब सगाई करके आए हो तो चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? उसका सबसे करीबी दोस्त हितेन जब उसे चुपचाप बैठे देखता तो ताज्जुब से पूछता, क्या हुआ है बे, सब ठीक तो है? लेकिन अक्षय के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। मुस्कान ने उसके दिल में जो जहर बीज बोया था, अब वह एक घना भारी पेड़ बन चुका था, जिसकी जड़ें, उसकी नींद, उसका चैन सब कुछ चूस रही थी। और उस पेड़ की जड़ें काटने का तरीका उसके मन में सिर्फ एक था, शादी की रात। वही रात तय करेगी कौन सच्चा और कौन झूठा। दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए अक्षय ने यही फैसला किया। 1 महीना चाहकर भी न रुक पाया और गुजर गया। जब अक्षय बारात लेकर अंजलि के छोटे से घर पहुंचा तो एक पल के लिए ठिठक गया। ना कोई सजावट, ना कोई रौनक। घर बिल्कुल भी शादी वाला माहौल नहीं दे रहा था, जैसे किसी को इस रिश्ते की खुशी ही ना हो। उसके होठों पर एक कड़वी जहरीली मुस्कुराहट तैर गई। उसे लॉज में बिठा दिया गया। अक्षय ने सर उठाया तो सामने पर्दे की ओट में एक नाजुक सा साया उसे साफ नजर आया। गुलाबी रंग का आंचल हल्के से लहरा रहा था। तभी पर्दे की तरफ से किसी ने झांका। मुस्कान, उसके चेहरे पर वही तंज, वही मुस्कुराहट थी, जैसे कह रही हो, बस यही है तुम्हारी पसंद, यही है तुम्हारा स्टैंडर्ड। मैंने तो सुना था हवेली वाले बहुत बड़े घराने के लोग होते हैं, लेकिन तुम तो। मुस्कान के कटु शब्द उसके जेहन में गूंज उठे। कुछ घंटों में शादी हो गई। अक्षय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ बाबा, आप लोग विदाई करवा कर ले आइएगा। उसके लहजे की सख्ती सुनकर सब चौंक गए। वह बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गया। अंदर हलचल मच गई। दुल्हन को ले आओ भाई, अब हमें शहर निकलना चाहिए। बाबा के कहने पर लड़कियों की भीड़ में कुछ देर बाद अंजलि को नीचे लाया गया। लाल रंग का भारी लहंगा संभालती धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उसकी घबराहट हर किसी को महसूस हो रही थी। चाची ने उसे अनमने अंदाज में अपने पास खड़ा किया। खुश रहो, अपने घर में आबाद रहो। फिर तुरंत उसके कान में तिरस्कार घोलते हुए बोली, हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी हरकतें इस लायक हैं। अंजलि का चेहरा पलक झपकते ही सफेद पड़ गया। हवेली से आई औरतें उसे घेर कर साथ खड़ी थी। सीमा जी आगे बढ़ी, अंजलि का हाथ थामा और सख्त आवाज में बोली, मेरी बहू को ज्यादा परेशान मत करो। सीमा जी तो सच में अक्षय की दुल्हन से बेहद लगाव रखती थी। एकलौता बेटा था उनका, और आज उसकी दुल्हन को घर लाते हुए वे दिल से खुश थी। अंजलि का हाथ थामकर वे उसे गाड़ी में बैठा देती हैं। सामने बैठा अक्षय उस पर एक हल्की सी नजर डालना भी गवारा नहीं करता। उसके भीतर तो जैसे तूफान उठ रहे थे। गाड़ी हवेली की ओर सरपट दौड़ रही थी। हवेली पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज चुके थे। अक्षय दोस्तों के बीच बाहर ही बैठा था। रस्में पूरी कर अंजलि को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। क्या बात है यार, अपने कमरे में नहीं जा रहा? आज की रात तो लोग कमरे में जाने के लिए बेचैन होते हैं, और तू है कि ऐसे ढीठ बनकर बाहर बैठा है। हितेन ने चुपती निगाहों से उसे देखा। अक्षय बस सर झुकाकर रह गया।
हाँ, जा ही रहा हूँ। उसने सिगरेट को जूते तले मसल कर कहा और उठ खड़ा हुआ। हितेन ने उसकी विचलित हालत को गौर से देखा। टूटे बिखरे कदमों से अक्षय कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। धीमे से दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही उसने देखा अंजलि जाग रही थी, शायद उसी का इंतजार कर रही थी। उसके भारी कदमों की आहट सुनते ही अंजलि के वजूद में हल्की सी कपकपी दौड़ गई। जो बात अंजलि के चेहरे पर साफ झलक रही थी वह अक्षय की नजरों से छिप नहीं पाई। उसके दिल में एक पल को हलचल हुई, क्या पता सब झूठ हो। गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और जाकर बेड पर उसके सामने बैठ गया। अंजलि ने झटके से अपने पैर समेट लिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कैसी हो, एक बिल्कुल सादा सा सवाल जिसमें कोई जज्बात नहीं थे अक्षय के होठों से निकला। अंजलि हैरान रह गई। तभी अक्षय ने हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट पीछे कर दिया। उस पर नजर पड़ते ही वह ठिठक गया। वह खूबसूरत थी, यह तो वह जानता था, लेकिन इतनी कि वह कुछ पल बस उसे देखता ही रह गया। दिमाग में उठता तूफान, शक, गुस्सा जैसे सब थम सा गया। मैं ठीक हूँ, अंजलि ने बड़ी मुश्किल से कहा। सफर लंबा था, थकान तो नहीं हुई? अक्षय ने नरमी से उसका हाथ थामते हुए पूछा। अंजलि ने चुपचाप ना में सिर हिला दिया। अचानक अक्षय को एहसास हुआ कि वह इस खास रात के लिए बिल्कुल तैयार होकर नहीं आया था। उसकी जेब खाली थी। अंजलि के लिए कोई मुंह दिखाई का तोहफा तक नहीं था। तुम सोच रही होगी, इतनी बड़ी हवेली और जमीनों का मालिक होकर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। सच ये है, मौका ही नहीं मिला। वह हल्की सी शर्मिंदगी से बोला। अंजलि के होठों पर जरा सी मुस्कान आई। कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से ही बहुत तोहफे पड़े हैं। अक्षय चौंक गया। अंजलि ने बिल्कुल आम तौर पर कहा था, मगर अक्षय के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। मुस्कान के जहर भरे शब्द उसके दिमाग में फिर गूंज उठे। तोहफे लेने की उसे आदत है, आप नहीं देते तो और लोग दे देते हैं। अक्षय ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अंजलि उसकी अचानक बदली हुई हालत को देख रही थी। आज हमारी शादी की रात है, तुम्हें पता तो होगा कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। उसने धीमे मगर साफ लहजे में कहा। मैं थोड़े अलग ख्यालों वाला आदमी हूँ। मुझे झूठापन बिल्कुल पसंद नहीं है, और खासकर ऐसी लड़कियों से तो मुझे सख्त नफरत है जिनका चरित्र साफ ना हो। अक्षय की आंखों में देखकर अंजलि ने जैसे मौत की ठंडक महसूस की। वो जड़ सी हो गई। इन आंखों में उसने हमेशा अपने लिए मोहब्बत देखी थी, लेकिन आज वहाँ कुछ और ही था। शक, गुरूर और कड़वाहट। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अक्षय ने बहुत ठहर ठहर कर कहा, देखो अंजलि, अगर मुझे जरा सा भी शक हो गया कि तुम्हारे किरदार में वह सच्चाई नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद है, या मुझसे पहले भी तुम्हारा किसी लड़के के साथ कोई रिश्ता रहा है, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा। अक्षय की आवाज में ऐसी बेरहमी थी कि अंजलि का बदन कांप उठा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हुई कि उसे लगा अभी सांस टूट जाएगी। अक्षय धीरे से उठा और अपनी शेरवानी को ठीक करते हुए कमरे की लाइट हल्की कर दी। वह शांत कदमों से अंजलि के पास आया और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि हल्का सिहर गई, मानो भीतर ही भीतर घबराहट और भावनाओं से भर उठी हो। अक्षय ने गंभीर लहजे में पूछा, क्या हुआ, मुझसे कोई दिक्कत है? वह तंज भरे अंदाज में बोला। अंजलि ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं। अक्षय ने उसका हाथ थाम लिया। अक्षय को लेकर जो तस्वीर उसने अपने मन में बनाई थी, असलियत उससे बिल्कुल उलट थी, और यही बात उसे तोड़ रही थी। आने वाले पलों का डर उसे अंदर तक चीर रहा था। रात धीरे धीरे खामोशी में भीगती रही। हवेली वाले गहरी नींद में थे और अंजलि जागती रही, उस सवेरे के ख्याल से जो उसे पता था उसके लिए आसान नहीं होगा। सुबह उसकी आंख खुली तो देखा कि अक्षय बेड की दूसरी तरफ बैठा उसे ही घूर रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, उठ जाओ, हवेली वालों के जागने से पहले अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अक्षय की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसके लहजे में ऐसी ठंडक थी कि अंजलि का दिल बैठ गया। वह तड़प कर बोली, क्या हुआ अक्षय, आपका रवैया ऐसा क्यों है? आप कल रात से मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपने तो मुझसे मोहब्बत करके शादी की है, क्या एक रात में ही अपनी सारी मोहब्बत भूल गए?
कल रात से उसकी बातें, उसकी कठोरता, उसकी जातियां अंजलि सब सहती सहती अब टूट चुकी थी। और अब यह नया हुक्म अच्छे जहरीली आवाज में बोला, हाँ, यही सिला दिया है तुमने मेरी मोहब्बत का। तुम्हें पता था कि तुम मेरी मंगेतर हो, बचपन से ही तुम्हें मेरे नाम से जोड़ दिया गया था, लेकिन तुम कुछ साल भी अपनी इज्जत मेरे लिए संभाल कर नहीं रख सकी। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं, तुम्हारे चरित्र पर कैसे भरोसा करूं, जबकि मैंने खुद कल रात यह सबूत देख लिया है कि तुम कुंवारी नहीं हो। बोलो, क्या जवाब है तुम्हारे पास? कितने मर्द थे तुम्हारी जिंदगी में? कौन कौन आया था मुझसे पहले? बताओ, नाम बताओ सबके। अक्षय अचानक गुस्से में चिल्लाया तो अंजलि की आंखें हैरत से फैल गईं। अपमान के मारे उसके गाल जलने लगे। वह सुर्ख पड़ गई, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से सरक गई हो। एक शर्म थी जो उसके पूरे अस्तित्व पर छा गई। यह आप क्या कह रहे हैं? बड़ी मुश्किल से अंजलि के होठों से निकला। उसकी आंखों में आंसू लगातार भरते जा रहे थे। अक्षय ने ठंडी कड़वी आवाज में कहा, हाँ अंजलि, मैंने कल रात अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम कुंवारी नहीं हो। तुम मुझसे पहले भी किसी मर्द के साथ रिश्ते में रह चुकी हो, और वो कौन था, कितने थे, यह बात तुम खुद बताओगी। वह आगे बढ़ा और बाजू से उसे पकड़ लिया, जैसे उसके पूरे वजूद में जहर भर दिया हो। अंजलि तड़प उठी, प्लीज ऐसा इल्जाम मत लगाइए। हाँ, यह बात सच है कि आपको सबूत नहीं मिला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुंवारी नहीं। लेकिन सबूत न मिलने की वजह कोई मर्द नहीं है। बचपन में मुझे खेल कूद का बहुत शौक था। साइकिल चलाते हुए मैं एक दिन गिर गई थी, और उसके बाद बस करो। अक्षय ने चिल्लाकर उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे ये बेहूदी कहानियां मत सुनाओ। मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरी हवेली से अभी, इसी वक्त। उसकी आंखों में अजीब सी कसक और गुस्सा एक साथ था, जैसे वह खुद अपने आप से लड़ रहा हो, सामने बैठी उस लड़की से जिस पर उसने कभी जान छिड़की थी। निगाहें मिलाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसके अहम पर गहरी चोट पड़ चुकी थी। मुस्कान की बातें पूरी तरह सच साबित हो गई थी। जिस घमंड से उसने मुस्कान को जवाब दिया था कि मेरी अंजलि ऐसी नहीं है, वही बात कल रात खुद उसकी आंखों के सामने झूठ बनकर टूट गई थी। अब वह अपने ही आप से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शायद दोनों उस लम्हे के सदमे से कभी बाहर ना निकल पाते कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। खुद को संभालते हुए अक्षय ने दरवाजा खोला। अक्षय, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल ले जाना है। माँ की बात सुनकर वह तेजी से वॉशरूम की तरफ भागा। उल्टा सीधा हाथ मुंह धोकर गाड़ी की चाबी उठाते हुए वह माँ के पीछे पीछे बाहर निकल गया। कमरे में बैठी अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी। दरवाजा बंद हो चुका था। उसके पास अपनी किस्मत पर रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कमरे में अक्षय की महक अभी तक बिखरी हुई थी। थके हारे अंदाज में बेड की बैक से टिकते ही अंजलि की आंखों में अपने पूरे अतीत के वो लम्हे घूम गए, जिनकी वजह से वह आज इस हाल में पहुंची थी। वह सिर्फ 10 साल की थी जब उसके पिता का देहांत हुआ था। अगर मौत आम हालात में हुई होती तो शायद वह भी बाकी बच्चों की तरह अपने पिता की मौत पर बस रो लेती, लेकिन उसके पिता की मौत तो उसके लिए शर्म और दर्द के अलावा कोई मतलब नहीं रखती थी। उसके पिता को जिस जगह से पकड़ा गया था, जहाँ कोई भी इज्जतदार आदमी दिन के उजाले में भी जाना पसंद नहीं करता, उसके पिता अपनी ही आदतों और गलत राहों से मजबूर हो चुके थे। जिंदगी भर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। हमेशा शराब के नशे में धुत उसका बाप ऐसी ही जगहों पर पाया जाता था, लेकिन उस रात जब पुलिस ने छापा मारा तो बाकी लोगों के साथ अंजलि का बाप भी उसी बदनाम जगह से पकड़ा गया। उसकी बदकिस्मती की उसने भागने की कोशिश की और पुलिस की अंधी गोली का निशाना बन गया। जब उसकी लाश घर आई तो किसी में रोने की हिम्मत भी नहीं थी। खामोश आंखों से आंसू बहाती अंजलि की माँ अपने पति की चारपाई से थोड़ा दूर बैठी थी, और उसके साथ चिपकी अंजलि डर के मारे कांप रही थी। औरतें आपस में धीमी आवाज में कह रही थी, हाय हाय, ना जिंदगी किसी काम की थी, ना मौत।
मौत भी ऐसी बदनसीबी से लिखी है, देखो चेहरा कैसे काला पड़ गया है। उनकी बातें अंजलि का दिल चीर रही थी, उसका नन्हा सा दिल सहमा जा रहा था। शायद लगातार परेशानियों और तनाव भरी जिंदगी का ही नतीजा था कि बाप की मौत के कुछ ही दिनों बाद अंजलि की माँ भी दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। घर पहले ही किराए का था, कमाने वाला कोई था नहीं, और बस 10 साल की अंजलि अपने छोटे से कांपते हुए वजूद के साथ उस घर में अकेली बैठी थी जब उसके चाचा और चाची वहां आए। और अक्षय भी आया था। उस वक्त वह 15 साल का था। अंजलि के चाचा चाची यहीं शहर में रहते थे। छोटा सा घर और एक दुकान ही उनकी सीमित आमदनी का सहारा थी। इसीलिए चाची के चेहरे की सिकन साफ बता रही थी कि उन्हें बिना वजह अंजलि का बोझ अपने घर ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं। हम तो पहले ही मुश्किल से गुजर बसर करते हैं, भला इसे कैसे पालेंगे, उन्होंने झुलझुलाहट से कहा। चाचा फोन पर हवेली में बात कर रहे थे। इसकी फिक्र मत करना, मैं इसका खर्च भेजता रहूंगा। शहर में पली बड़ी बच्ची है, गांव के माहौल में ढल नहीं पाएगी। और आज से तुम इसे मेरे अक्षय की होने वाली पत्नी समझो। जब ये बालिग हो जाएगी मैं इसे ब्याह कर अपने घर ले आऊंगा, तब तक इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। अंकल की इस बात पर चाची की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सामने बैठी नन्ही सी अंजलि पर एक नफरत भरी नजर डाली। दो चोटियों के बाल बिखरे हुए थे, बड़ी बड़ी आंखों में डर और हैरानी थी। चलो हमारे साथ, चाची उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले आई। लेकिन अंजलि की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। चाची के लिए वह किसी बोझ से कम नहीं थी। अगर हर महीने हवेली से आने वाली रकम का लालच ना होता तो शायद वह कब की अंजलि को मार ही डालती। उन्हें अंजलि से बेहद नफरत थी, और नफरत की वजह भी साफ थी। उनकी अपनी बेटी मुस्कान अंजलि से 2 साल बड़ी थी, लेकिन ना तो उसका कद काठी अंजलि जैसा था और ना ही शकल सूरत। ऊपर से जिस स्कूल में मुस्कान पढ़ती थी वहाँ उसकी रोज रोज की शरारतों और शिकायतों से चाची परेशान रहती थी। उसी स्कूल में जब अंजलि का दाखिला दिया गया तो पहले ही साल उसने पूरे स्कूल में टॉप कर लिया। और यही बात मुस्कान और चाची दोनों के दिल में अंजलि के लिए और भी नफरत भर गई। चाची का घर बाजार से काफी दूर था। घर का सामान बाजार से लाना हो या कोई और काम, चाची ज्यादातर अंजलि को ही भेजती थी। घर में एक पुरानी सी साइकिल थी जिसके पैडल मारते हुए टांगों में दर्द होने लगता था, झटके इतने कि जैसे पूरा वजूद हिल जाता। उस दिन भी बाजार का उसका 5वां चक्कर था। चाची, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मैं अब और साइकिल नहीं चला सकती, उसने आंखों में आंसू भरकर कहा। जवाब में चाची ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारे चाचा बोल कर गए हैं कि मटर पकानी है और घर में मटर नहीं है, जाकर सामान लेकर आओ। बस रईसों की तरह रोना आता है। सहमी अंजलि ने मुस्कान की तरफ देखा जो आराम से च्युइंगम चबा रही थी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुस्कान बोली। वह उम्र में 2 साल बड़ी ही नहीं, वजन में भी काफी भारी और बेहद आलसी थी। साइकिल के कैरियर पर थप से बैठकर उसने हुक्म दिया कि साइकिल अंजलि चलाए। चाहकर भी ना कह सकने वाली अंजलि को मुस्कान का सारा भारीपन लेकर साइकिल धकेलनी पड़ी। फिर यह हुआ कि अभी वह दोनों आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे कि अचानक अंजलि ने पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द महसूस किया। मुस्कान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब और साइकिल नहीं चला सकती। वह घबराकर साइकिल से उतर गई। उसके उतरते ही एक अजीब सा एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया। जैसे तैसे दोनों घर तो लौट आए, लेकिन घर पहुंचते ही अंजलि हैरान रह गई। पहले तो उसे लगा शायद कहीं गिरने से चोट लग गई होगी, लेकिन उसने सिर झटक कर बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वह एहसास उसके दिल दिमाग पर जैसे छप गया। उसके पास कोई दोस्त भी नहीं थी जिससे वह खुलकर कुछ कह सके। परेशान होकर उसने हिम्मत जुटाई और मुस्कान से उस अजीब वाक्य का जिक्र कर दिया। उससे 2 साल बड़ी मुस्कान अक्ल और चालाकी में उससे आगे थी। उसने गोल गोल आंखें घुमाकर अंजलि को देखा और कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो, पागलपन बंद करो। उसने अंजलि की बात हवा में उड़ा दी, लेकिन सच तो यह था कि वह वाक्य दोनों के लिए अजीब और नया था। न अंजलि उसे भूल पाई और न मुस्कान। मुस्कान का अंजलि के लिए जलन और नफरत जस की तस बनी रही। दिन बीतते गए, हवेली से मिलने वाले सारे तोहफे हमेशा मुस्कान ही ले जाती। सिर्फ एक अक्षय के नाम की अंगूठी थी जिसे वह चाहकर भी अंजलि के हाथ से छीन नहीं पाई थी।
वह अब 18 से 19 साल में कदम रख चुकी थी और कॉलेज जाने लगी थी। मुस्कान का कॉलेज भी वहीं था और बदकिस्मती से दोनों की क्लास भी एक ही थी। चाची ने एहसान जताते हुए कॉलेज बैन का बंदोबस्त कर दिया था। अंजलि को लगता था यह उसकी सहूलियत के लिए है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसकी जिंदगी का नया झंझट बनने वाला है। उस दिन कॉलेज में एक बड़ा फंक्शन था। लड़कियों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए एक पूरी टीम आई हुई थी। सबसे अहम मुद्दा था आखिर लड़कियों के कुंवारापन का सच क्या है। क्लास में बैठी अंजलि बार बार नींद में डूब जा रही थी। वजह यह थी कि पिछली रात चाची ने उसे पूरी रात किचन में खड़ा रखकर पकवान बनवाए थे और सुबह होते ही उसे कॉलेज जाना पड़ा था। सुन तो सही, ये क्या कह रही हैं? मुंह खोल कर सो रही हो? मुस्कान ने उसे गुस्से से कोहनी मारी तो अंजलि ने मुश्किल से अपनी भारी आंखें खोली। सामने एक मॉडर्न सी दिखने वाली डॉक्टर खड़ी थी जो समझा रही थी कि बचपन में साइकिल चलाने, भारी सामान उठाने या खेल कूद के दौरान कई लड़कियों को ये दिक्कत होना आम बात है और इसका यह मतलब नहीं कि लड़की कुंवारी नहीं है। यह सोच असल में समाज की गलतफहमी है। अंजलि एकदम सन्न रह गई। उसके जेहन में बचपन वाला वही हादसा घूमने लगा जब साइकिल चलाते हुए उसे अचानक अजीब सा एहसास हुआ था और उसे लगा था शायद उसे चोट लग गई है। वह पल फिर से उसके सामने साफ साफ जिंदा हो उठा। कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हुआ है? अंजलि घबराकर दाएं बाएं देखने लगी। माथे पर पसीना साफ करते हुए उसने अपने बाएं तरफ देखा। मुस्कान गहरी नजरों से उसका ही जायजा ले रही थी। अंजलि को अपनी तरफ देखते पाकर मुस्कान ने नजरें दूसरी ओर मोड़ ली। मुझे सर में दर्द हो रहा है, अंजलि उठते हुए बोली। मुस्कान ने बेजार शकल बनाई और कहा, बैठ जाओ, लंच सर्व करेंगे ये लोग, खाना खाकर ही जाएंगे। घर पर तो अम्मा ने दाल ही पकाई होगी। मुस्कान किसी गहरी सोच में गुम लग रही थी। अंजलि ना चाहते हुए भी दोबारा बैठ गई। सामने स्क्रीन पर चल रही चीजें लगातार उसके सर दर्द में इजाफा कर रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद जब वे बाहर निकले तो वैन ड्राइवर सामने ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वह एक दुबला पतला 20 साल का नौजवान था। कम पढ़ा लिखा होने की वजह से वह वैन चलाकर लड़कियों को कॉलेज ड्रॉप करता था। अंजलि से पहले मुस्कान गाड़ी में बैठ गई। जब ड्राइवर ने अंजलि से कहा, आप आगे बैठ जाइए, पीछे बहुत सारी लड़कियों की वजह से आपको घुटन हो सकती है। वैसे भी आप कमजोर सी हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई तकलीफ हो। उसका लहजा चिंता भरा था। अंजलि चौंक सी गई। मुस्कान ने भी वैन की खिड़की से गर्दन बाहर निकाल कर देखा। बड़ा नखरा हो रहा है इस छम्मक छल्लो का, कहीं कोई और चक्कर तो नहीं? मुस्कान की आंखों में शरारत चमक उठी थी, जबकि अंजलि अंदर ही अंदर घबरा गई थी। नहीं, मैं पीछे ही ठीक हूँ, दो टूक अंदाज में जवाब देकर वह पीछे जाकर बैठ गई। मुस्कान के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। उसके चालाक दिमाग ने एक योजना बना ली थी। अगली रात वह एक लंबा सा खत लिखकर लाई थी जिसके आखिर में घर का नंबर लिखा था। अगले दिन कॉलेज के सामने पहुंचकर अंजलि और बाकी लड़कियां उतरकर कॉलेज में चली गईं, तो मुस्कान जानबूझकर वहीं रुक गई। कॉलेज का ड्राइवर भी उसे हैरानी से देख रहा था। अंजलि के अंदर जाते ही मुस्कान ने जल्दी से बैग से वह खत निकाला और गाड़ी की पिछली सीट पर वहीं रख दिया जहां अंजलि बैठती थी। फिर खुद ऐसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो अंजलि के पीछे कॉलेज में चली गई। वैन ड्राइवर जैसे ही पिछली सीटों को चेक करता हुआ आगे आया, उसकी नजर उस खत पर पड़ी। उठाकर पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठी। खत अंजलि की तरफ से लिखा गया था और उसमें लिखा था कि वह अपनी कजिन मुस्कान और चाची जी से बहुत डरती है और मुस्कान की वजह से ही वह उसकी मोहब्बत का जवाब नहीं दे पाती। रात 12 बजे के बाद मुझे फोन करना, उस वक्त मैं जाग रही होती हूँ, मैं तुम्हारी बात का जवाब जरूर दूंगी। ड्राइवर खुशी से उछल पड़ा। इतनी सुंदर लड़की यूं ही जैसे उसे मिल गई थी। उसे क्या आपत्ति हो सकती थी? वह बेताबी से रात 12 बजने का इंतजार करने लगा और जैसे ही 12 बजे घर के फोन पर एक के बाद एक
कॉल आने लगी। अंजलि को तो किसी चीज की खबर नहीं थी। वह अपने कमरे में सो चुकी थी, सिर्फ मुस्कान ही जाग रही थी। दबे पांव अपने कमरे से निकलकर उसने फोन उठा लिया। थोड़ी सी आवाज बदलकर वह करीब 1 घंटे तक वैन ड्राइवर से बातें करती रही, जो इसी खुशी में डूबा था कि अंजलि जैसी लड़की उससे बात कर रही है। यह सिलसिला हफ्ते भर चला और हफ्ते भर बाद जब अंजलि कॉलेज से वापस आई तो घर के दरवाजे पर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी देखकर हैरान रह गई। लगता है तुम्हारे ससुराल वाले आ गए, मुस्कान ने जलकर कहा। अंजलि का दिल जोर से धड़क उठा। अक्षय का नाम सुनते ही उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे थे। आज भी अंकल जी के साथ अक्षय ही आया था। सफेद कुर्ता पैजामा पहने, बाजू आस्तीन तक मोड़ी हुई थी। उसकी भूरी आंखें जैसे मुस्कुराती हुई लग रही थी। नमस्ते, अंजलि ने धीमी आवाज में कहा तो अक्षय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कॉलेज की यूनिफॉर्म में उसकी गोरी रंगत और भी निखर रही थी। लंबे बालों की पोनी बनाकर उसने सिर पर दुपट्टा ले रखा था। काले रंग का पुराना बैग और पैरों में घिसे हुए जूते देखकर अक्षय को अंदर ही अंदर अफसोस हुआ। जल्दी शादी करने का फैसला बिल्कुल सही था। कम से कम वह उसकी थोड़ी आर्थिक मदद तो कर सकता था। अंजलि, किचन में जाकर मुस्कान की मदद कर दो, रोज खाना वही बनाती है, आज तुम थोड़ी मदद कर दो, चाची ने ताने भरे अंदाज में कहा और उसे वहां से हटा दिया। अंजलि चुपचाप किचन की तरफ चली गई। अक्षय की नजरें बहुत देर तक उसका पीछा कर रही थी और यह बात मुस्कान से छिपी नहीं। हम लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। अंकल जी की बात बिल्कुल साफ और पक्की थी। चाची पूरी तरह बौखला गई। अंजलि का रिश्ता तुड़वाकर मुस्कान की शादी हवेली में कराने की उनकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। अब तो उनका मन यही चाहता था कि किसी तरह अंजलि का यह रिश्ता भी टूट जाए, ताकि मुस्कान के मन में कोई कसक ना रहे। लोगों के जाने के बाद माँ बेटी अपने कमरे में देर तक बड़बड़ाती रहीं। ना जाने क्या है इस सूखी दुबली अंजलि में, सिर्फ शकल की थोड़ी अच्छी है और जरा लंबी है, लेकिन देखा है अक्षय कैसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता है इसे। मुस्कान की आवाज में सिर्फ जलन ही जलन थी। और अगर मैं अक्षय को बता दूं कि बचपन में इसके साथ क्या हुआ था तो उसके चेहरे की तरफ देखना भी गवारा ना करे। मुस्कान ने अपनी उम्र से कई बड़ी और जहरीली बात कर दी थी। क्या हुआ था बचपन में उसके साथ? चाची जी की आंखों में चमक थी। मुस्कान ने संक्षेप में उन्हें साइकिल वाले हादसे के बारे में बता दिया था। चाची जी खुशी से झूम ही पड़ी। अरे वाह, यह तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। चिंता मत कर, शादी करवा दूंगी। अगर अक्षय ने अंजलि को एक ही रात में तलाक न दिया तो मेरा नाम भी रश्मि नहीं। चाची जी ने सुकून से सोचा था। मुस्कान भी मुस्कुरा दी। उसे अपने पास करते हुए चाची जी ने उसे आगे की सारी योजना अच्छे से समझा दी थी। मुस्कान माँ को यह नहीं बता पाई कि आधा खेल तो वह पहले ही खेल चुकी है। उसी रात उसने फोन पर वैन ड्राइवर से कह दिया था कि कल उनके कॉलेज की छुट्टी है और वह चाहेगी कि ठीक 12 बजे वह अकेला आकर अंजलि का रिश्ता मांगे। वैन ड्राइवर को इससे बेहतर मौका और क्या चाहिए था। आगे पीछे उसका कोई था नहीं। अगले दिन ठीक 12 बजे वह घर आ धमका। कौन है यह लड़का? चाचा जी ने उसे सिर से पैर तक देखा। चाची जी बोली, अपनी लड़कियों को कॉलेज लेकर जाता है, शायद पैसे लेने आया होगा। लेकिन वैन ड्राइवर ने बाल झटक कर कहा, मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ चाची जी, बल्कि अंजलि का हाथ मांगने आया हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अंजलि भी मुझे बहुत चाहती है, लेकिन हमारी राह में बस आप दोनों ही रुकावट बन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अंजलि का विवाह मुझसे करा दें। वैन ड्राइवर, जिसका नाम राहुल था, बेपरवाही से बोल रहा था। चाची के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तो आ गई, मगर उन्होंने उसे चेहरे पर आने नहीं दिया। चाचा तो पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी भतीजी पर इल्जाम लगाओगे तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। चाचा चिल्लाकर बोले, उसकी सगाई हो चुकी है और 1 हफ्ते बाद उसकी शादी है। राहुल के माथे पर सिकन उभर आई। हाँ, मुझे पता है उसकी सगाई हो चुकी है, लेकिन वो सगाई आपने जबरदस्ती करवाई है। उसे उस अमीर लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो मुझसे प्यार करती है। उसने जेब से कई खत निकालकर चाचा की तरफ बढ़ा दिए। दरवाजे की ओट में खड़ी मुस्कान खुशी से उछल पड़ी। खत की लाइनों पर नजर दौड़ाते ही चाचा का लहजा लाल पड़ गया। अगले ही पल वह चिल्लाए, अंजलि को बुलाओ।
अभी के अभी मुस्कान भागकर ऊपर गई और कमरे में सोई हुई अंजलि को बाजू से पकड़कर लगभग घसीटती हुई नीचे ले आई। अंजलि की बड़ी बड़ी आंखों में डर और हैरानी साफ दिख रही थी। दुपट्टा रास्ते में ही कहीं गिर गया था और उसके काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। क्या बात है चाचा जी, उसने घबराकर लॉज में जमा लोगों को देखा। लो आ गई अंजलि, अब इससे ही पूछ लो ये मुझसे कितना प्यार करती है। राहुल ने बेताबी से कहा, रोज रात को 2-2 घंटे ये मुझसे फोन पर बातें करती है और आप लोगों के जुल्मों से तंग आ चुकी है। इसे हवेली में नहीं रहना, इसे तो मुझसे शादी करनी है। बोलो अंजलि। उसकी आवाज में जैसे जीत का नशा था। अंजलि तो डर के कांप गई थी, आंसू जैसे उसके गले में फंस गए थे। यह झूठ है चाचा जी, मैं तो इसे सिर्फ बैंड ड्राइवर की हैसियत से जानती हूँ। मैंने कभी इससे फोन पर बात भी नहीं की। अंजलि की आंखों में लगातार आंसू भरते जा रहे थे। चाचा ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे अभी मार डालेंगे। तभी चाची रश्मि तड़प कर बोली, मैं तो पहले ही कहती हूँ ये लड़की कितनी चालाक है, अपने आशिक को घर तक ले आई। दिल तो कर रहा है अभी भाई साहब को फोन करूं और शादी से मना करवा दूं। अंजलि जैसे टूट ही गई। नहीं चाची प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। चाचा ने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया। उन्होंने सारे खत फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और डस्टबिन में फेंकते हुए चिल्लाए, खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी भतीजी का नाम लिया तो अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। उन्होंने राहुल को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वह डर और शर्मिंदगी में उल्टे कदम चलता हुआ बाहर चला गया। शुक्र यह था कि उसके मन में कोई बदले का भाव नहीं था, मगर चाचा का गुस्सा अब पूरे उफान पर था। बस अब बंद करो इसका कॉलेज जाना, इसने तो मेरी नाक कटवा दी, हमारे सारे एहसान पर पानी फेर दिया। मैं आज ही फोन करता हूँ भाई साहब को, जितनी जल्दी हो सके इसे ब्याह कर यहाँ से ले जाएं। मैं अब इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। चाचा गुस्से में फोन हाथ में लिए घर से बाहर निकल गए। अंजलि वहीं जमीन पर ढैसी गई थी। मुस्कान ने उसकी तरफ एक ऐसी मुस्कुराहट फेंकी जो किसी के दिल में आग लगा दे। ये तो बस शुरुआत है, तुझे अक्षय के हाथों जलील करवा कर, रुस्वा करवा कर उस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी मुस्कान नहीं। वह ताना मारती हुई मुस्कुरा दी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। चाची रश्मि तो पहले ही अपनी उंगलियों पर अगले कदम गिनती बैठी थी। चाचा की बात के ठीक मुताबिक 1 हफ्ते बाद अक्षय के घर वाले रिश्ता पक्का करने और शादी तय करने पहुंच गए। अक्षय का दिल आज अजीब तरह से तेज धड़क रहा था। बचपन से ही उसने अपने नाम के साथ अंजलि को जोड़कर देखा था, महसूस किया था। उसके पास अंजलि की एक पुरानी तस्वीर थी। हर रात वह उसी तस्वीर से हौले हौले बात करके सो जाया करता था। वह जानता था कि रिश्ते से पहले कोई ज्यादा बातचीत ठीक नहीं, क्योंकि वह अपने असली माता पिता के साथ नहीं बल्कि चाचा चाची के घर में रह रही थी। वह हालात समझता था बहुत अच्छी तरह। दरअसल अंजलि की माँ और अक्षय की माँ सीमा जी एक ही गांव की रहने वाली थी और सहेली थी। जब अंजलि पैदा हुई तो अंजलि की माँ को अंजलि के भविष्य की बहुत चिंता सताने लगी, क्योंकि अंजलि के पिता की आदतें सही नहीं थी। तो उन्हें लगता था पता नहीं वह उनकी बेटी के लिए कुछ रुपया पैसा बचाएंगे भी या नहीं, उसकी शादी अच्छे घर में करेंगे भी या नहीं, उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी या नहीं। जब अंजलि की माँ ने अपनी यह समस्या सीमा जी को बताई तो उन्हें भी अंजलि के भविष्य की काफी चिंता लगने लगी। उन्होंने अंजलि की माँ से कहा कि वह परेशान ना हो, अगर अंजलि की पढ़ाई लिखाई में पैसे रुपए की कोई कमी महसूस हुई तो वह मदद करेंगी और वह अपने बेटे अच्छे से अंजलि की शादी करवा देंगी, जिससे उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी। और सीमा जी बोली कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और तहजीब दोगी तो मुझे भी एक अच्छी बहू मिल जाएगी और मेरे बेटे को एक अच्छी पत्नी मिल जाएगी। और फिर जब अंजलि के माँ बाप खत्म हो गए तो सीमा जी और उनके पति ने अक्षय और अंजलि की सगाई करवा दी और अंजलि के बालिग होने का इंतजार करने लगे। उसके बाद ही वह जल्द से जल्द दोनों की शादी करवाना चाहते थे। और आज सगाई का दिन था। घर में इस वक्त हलचल मची हुई थी। तभी अक्षय की नजर मुस्कान पर पड़ी जो आंगन के बाहरी कोने में खड़ी थी। अक्षय तुरंत उठ खड़ा हुआ। मुझे अंजलि से मिलना है, उसने धीमी लेकिन साफ लहजे में कहा।
अब शादी से पहले वह एक नज़र उसे देखना चाहता था। उसे पता था अंजलि खूबसूरत है, मगर आज अपने लिए सजी हुई कैसी लगती है, यह देखने की कोशिश उसके दिल में एक मासूम ख्वाहिश की तरह थी। वह हल्के कदमों से बाहर निकला ही था कि मुस्कान की नजरें उस पर ठहर गईं। उसने उसे सिर से पांव तक ऐसे देखा जैसे बरसों की तमन्ना सामने खड़ी हो। काले रंग के लहंगे में वह खुद को किसी परी से कम नहीं समझ रही थी। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, मुस्कान बोली। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अंजलि के बारे में। मुस्कान की बात सुनकर अक्षय चौंक गया। अंजलि के बारे में क्या बात करनी है? उसके लहजे में साफ हैरानी थी। मुस्कान ने इधर उधर देखा, जैसे यकीन कर रही हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। मुझे आपको देखकर हैरानी होती है, मुस्कान ने धीमे लेकिन जहर भरे शब्दों में कहा। आप अपना स्तर तो देखिए, और शादी के लिए किसे चुन लिया आपने? अंजलि के पास आपको देने के लिए बचा ही क्या है? कई लड़कों के साथ उसके रिश्ते रहे हैं। जो भी मिलता है उससे इसकिया बातें करने लगती है। यहाँ तक कि उसने तो हमारे बैंड ड्राइवर राहुल को भी नहीं छोड़ा। आपके साथ शादी को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको तो एक नज़र भी पसंद नहीं करती। सिर्फ आपकी दौलत और रुतबे की वजह से आपसे शादी कर रही है। मुस्कान के जहर भरे शब्दों से अक्षय सन्न रह गया। ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हो तुम? अक्षय की आवाज में गुस्सा और चोट दोनों थे। अंजलि मेरी मंगेतर है, वह किसी और की ओर क्यों देखेगी? मुस्कान ने होठों पर एक धीमी तिरछी मुस्कान तना दी। मेरे पास तो कितने ही सबूत हैं, लेकिन आपके लिए इतना समझ लेना काफी है कि वह एक ऐसा बर्तन है जिसे कई लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर आपको भी उसी जूठे बर्तन से काम चलाना है तो शौक से कीजिए। वो खुद को आपके लिए बचा नहीं सकी, वो चरित्रवान नहीं है। यह कहकर मुस्कान अजीब सी बेफिक्री के साथ अंदर की ओर चली गई और अक्षय के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। भीतर से कोई उसे सगाई के लिए बुला रहा था, लेकिन उसका पूरा अस्तित्व मानो आग की भट्टी में धंस सा गया था। यह नहीं कि उसे मुस्कान की बातों पर तुरंत यकीन आ गया हो, मगर वह जानता था कि मुस्कान बिना किसी मकसद के इतनी बड़ी बात नहीं कहेगी। उसने ऊपर वाले कमरे की ओर एक टूटी हुई नजर से देखा। क्या सच में उसकी बचपन की मोहब्बत बिखर जाएगी? वह जिसने आज तक किसी और लड़की की तरफ उस तरह से आंख उठाकर भी नहीं देखा, वह सिर्फ अंजलि के लिए ही खुद को संभाले रहा। अंजलि का नाम आते ही उसके दिल में एक दर्द की तेज लहर उठी। पीछे से उसके पिताजी लगातार उसे आवाजें दे रहे थे, मगर अक्षय जैसे अपने ही ख्यालों में कैद हो चुका था। ना चाहते हुए भी वह अंदर जाकर बैठ गया। दिल दिमाग में जैसे तूफान मचा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अक्षय ने सगाई कर ली। कमरे में बैठी अंजलि थरथर कांपते हुए बार बार यही सोच रही थी कि कहीं अक्षय को बैंड ड्राइवर राहुल वाली बात पता न चल जाए। पूरा एक महीना वह अंदर ही अंदर जलता पिघलता रहा, लेकिन फिर भी अंजलि से शादी कर विदा कराकर घर ले आया। अंजलि ने सगाई के बाद पूरे एक महीने यही उम्मीद की थी कि अक्षय उससे बात करेगा या कम से कम एक नजर ही देख ले। जिसकी मोहब्बत में वह पूरी तरह डूब चुकी थी, उसी अक्षय ने उससे बातचीत तो दूर उसे देखना भी गवारा नहीं किया था। रो रो कर उसकी आंखें गुलाबी हो चुकी थी। अस्पताल गए अक्षय और पिताजी का कोई पता नहीं था। न जाने कितने घंटे बीत गए। आखिर वह धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। बिखरे बाल और आंखों की हल्की सी नमी उसे और भी मासूम और खूबसूरत बना रही थी। वह फोन मिलाने के बारे में सोच ही रही थी कि पोर्च में एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से अक्षय उतरा, थका हुआ, बुझा बुझा सा। उसने दरवाजा बंद किया और पीछे वाली सीट से पिताजी को सहारा देकर बाहर लाया। अंजलि के होठों से सुकून भरी एक लंबी सांस निकली, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या अब फैसला हो जाएगा? क्या अक्षय उसे छोड़ देगा? पिताजी ठीक थे और अक्षय वापस आ गया था। इसका मतलब था कि बहुत जल्द वह उसे तलाक या कहीं अलग करने का फैसला सुना देगा। अंजलि की आंखें फिर से भर आईं। तभी पिताजी ने उसे देखकर प्यार से कहा, अरे तू क्यों परेशान हो रही है अंजलि बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सीने में हल्का सा दर्द हुआ था। अब सब ठीक है। हम समझे हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन कुछ गंभीर नहीं निकला। सीमा जी उसे तसल्ली देते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी।
तू आज की दुल्हन है। अंजलि अपने कमरे में जा, आराम कर। अक्षय भी थोड़ी देर में वहीं आ जाएगा। सीमा जी की बात पर वह पिताजी की तबीयत पूछती हुई सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ लौट गई। अक्षय ने एक पल के लिए भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। उसके दिल में जैसे किसी ने हाथ डालकर कसकर पकड़ लिया हो। उसका मासूम सा रूप जो अब उसका था, यह ख्याल तो उसे सुख देता था और कल रात के खूबसूरत पलों को वह चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। लेकिन मुस्कान की कही बातें उसके दिल में किसी कील की तरह चुभी हुई थी। मैं अभी कमरे में नहीं जा रहा, मुझे काम है, यह कहकर वह उल्टे पांव हवेली से बाहर निकल गया। बहुत देर तक वह सड़कों पर गाड़ी चलाता रहा, जैसे खुद से भाग रहा हो, और आखिर उसका रुख हितेन के घर की तरफ हो गया। क्या हुआ अक्षय? तू कुछ परेशान लग रहा है। अपनी बचपन की मोहब्बत को पा लेने के बाद भी कोई इतना उदास कैसे हो सकता है? मैं कल से देख रहा हूँ तू अंदर ही अंदर घुट रहा है। हितेन ने चिंता भरी नजर से उसे देखा। अक्षय ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। क्या करूं हितेन, दिमाग फट रहा है मेरा। मैं उस पर शक कर रहा हूँ जिसे मैंने बचपन से चाहा है, जिसको पाने के लिए इतने सालों से इंतजार किया। आज उसी से अलग होने की नौबत आ गई है। मुझे लगता है मुझे उसे छोड़ देना पड़ेगा। उसकी आवाज टूट गई। हितेन तुरंत चौंक पड़ा। छोड़ना? यह कैसी बातें कर रहा है तू? अगर ऐसा ही था तो शादी क्यों की उससे? और अब अचानक ये मनहूस शब्द क्यों निकाल रहा है? साफ साफ बता, दिक्कत क्या है? हर प्रश्न पर हितेन के पूछने से अक्षय ने बेबसी में सिर झटका। यह मैं किसी को नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं। उसने मेरे साथ क्या किया कैसे बताऊं? वह खुद को मेरे लिए संभाल ही नहीं सकी, मेरी गैर मौजूदगी में दूसरे मर्दों से रिश्ता रखे। बस, यह कहकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर गया। अपनी ही बीवी की बेवफाई का शक जबान पर लाना किसी भी मर्द के लिए आसान नहीं, और अक्षय के लिए तो बिल्कुल नहीं। हितेन ने उसे गौर से देखा। लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुमने अपनी आंखों से अंजलि को किसी और के साथ देखा है? हितेन की बात पर अक्षय ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, पर मुझे सबूत के लिए उसे किसी और के साथ देखने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो ना, कल हमारी शादी की पहली रात थी, और जैसे ही मैं उसके करीब गया मुझे एहसास हो गया कि वह पहले से ही उसके लफ्ज कड़वाहट से भर गए। उसने मुझे धोखा दिया है। हितेन ने एक गहरी सांस खींची। ओह, अब समझ आया। तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी पत्नी से बात करने की जरूरत है। तुम जानते हो वह गायनोलॉजिस्ट है और गांव के सरकारी अस्पताल की इंचार्ज भी। हितेन की बात पर अक्षय ने उलझन से उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं भाभी को जानता हूँ, लेकिन मैं उनसे क्या बात करूँ? अक्षय की बात सुनकर हितेन उठकर अंदर गया और कुछ देर बाद लौटा तो उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। उसे कमरे में छोड़कर हितेन बाहर चला गया। हितेन की पत्नी आकर उसके सामने बैठ गई। मुझे हितेन ने बताया कि आपके मन में कुछ उलझन है। डॉक्टर की बातें सुनकर अक्षय का चेहरा सुर्ख हो गया। होंठ भींचकर वह खड़ा हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हितेन मेरी निजी बात किसी और को बताएगा। मैं अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें हर किसी से नहीं करना चाहता। वह शायद कमरे से निकल जाना चाहता था, लेकिन हितेन की पत्नी भी खड़ी हो गई। कृपया बैठिए अक्षय, किस धोखे की बात कर रहे हैं आप? वह धोखा जो अंजलि ने आपको दिया ही नहीं। अक्षय ठिठक गया। डॉक्टर शांत लेकिन बेहद सख्त लहजे में बोली, अगर आप यह कहना चाहते हैं कि शादी की पहली रात आपकी पत्नी कुंवारी साबित नहीं हुई, तो यह बात साफ साफ समझ लीजिए कि मेडिकल साइंस में इसका कोई ऐसा सबूत नहीं होता कि लड़की का कुंवारापन सिर्फ एक खास चीज से ही साबित हो। उन्होंने आगे समझाया, अक्सर बचपन में खेल कूद, ज्यादा भागने दौड़ने या साइकिल चलाने की वजह से लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में शादी की पहली रात पुरुष को वह सबूत नहीं मिल पाता जिसे वह अपनी समझ से जरूरी मानता है। मैं डॉक्टर हूँ अक्षय, और हर रोज ऐसे कई मामले देखती हूँ। आप पहले आदमी नहीं हैं जिन्होंने इस वजह से अपनी पत्नी पर शक किया हो। मेरे पास रोज ऐसे केस आते हैं जहाँ पति ने दुल्हन पर सिर्फ इसलिए हिंसा की होती है कि उन्हें सबूत नहीं मिला।
उनका लहजा अब नरम था पर बात सीधी और कड़वी। सच तो यह है कि यह सब सिर्फ गलतफहमी और समाज की गलत सोच है। इससे किसी लड़की का चरित्र साबित नहीं होता। लेकिन आप तो पढ़े लिखे और समझदार हैं, कम से कम इंसानी शरीर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है आपकी पत्नी बिल्कुल बेकसूर है। अगर उसने बचपन में साइकिल ज्यादा चलाई हो या मेहनत मशक्कत वाले काम किए हो तो यह बिल्कुल मुमकिन है। ऐसे में उसे धोखा देने वाली बात कहना बिल्कुल गलत है। हितेन की पत्नी की आवाज में तल्खी थी। वह साफ समझ रही थी कि अक्षय की सोच उससे चुभ रही है। अक्षय के दिल में जैसे किसी ने चोट की। आप सही कह रही हैं। मुझे अपनी पत्नी से पूछना चाहिए था। उसके लहजे में शर्मिंदगी थी। डॉक्टर ने हल्का सा कंधा उचकाया। आप पढ़े लिखे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है। आजकल दुनिया भर के डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। एक क्लिक पर हजारों रिसर्च मिल जाती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस बारे में अपनी पत्नी से पूछिए। पति पत्नी के बीच इतना भरोसा तो होना ही चाहिए कि आप बिना किसी सबूत के उसके चरित्र पर शक ना करें। तंज भरे लहजे में यह कहते हुए वह उठकर कमरे के अंदर चली गई। अक्षय शर्म से सिर झुकाए खड़ा रह गया। उसने तो अंजलि से बात करना भी जरूरी नहीं समझा था, बस खुद ही फैसला सुना दिया था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अंजलि बचपन से ही कितनी मुश्किल जिंदगी जी रही थी। चाची रश्मि उसे सुबह से शाम तक जानवरों की तरह काम करवाती थी। यह सब जानते हुए भी उसने उस पर शक कर लिया, सिर्फ मुस्कान की बातों के कारण। मुस्कान ने जो जहर भरी बातें उसके मन में डाली थी, उनसे उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। अक्षय ने गहरी सांस ली। मुझे मुझे अंजलि से इस बारे में बात करनी चाहिए। मेरा और उसका रिश्ता इतना कमजोर बिल्कुल नहीं कि मैं सिर्फ मुस्कान की बातों में आकर उस पर भरोसा ही खो दूं। यही सोचते हुए अक्षय ने तेजी से गाड़ी मोड़ी और घर की तरफ दौड़ा दी। आसमान पर काले बादल छा चुके थे और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश होने वाली हो। हवेली के गेट पर पहुंचते ही तेज बारिश शुरू हो गई। हवेली के अंदर सन्नाटा पसरा था। लगता था सब लोग सो चुके थे। अक्षय धीमे कदमों से चलता हुआ अपने कमरे तक पहुंचा। दरवाजे का लॉक आहिस्ता से घुमाया और अंदर दाखिल हुआ। अंजलि बिस्तर पर करवट लेकर लेटी थी। उसकी हल्की सी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, जो अक्षय के दिल में चुभते हुए पछतावे को और गहरा कर रही थी। कमरे में मंद रोशनी थी। तकिए में चेहरा छुपाए अंजलि की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थी। शायद उसे पता ही नहीं चला कि अक्षय आ चुका है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भारी कदमों से वह आगे बढ़ा। उसकी आहट महसूस होते ही अंजलि घबराकर उठ बैठी। पिछली रात और सुबह की सारी कड़वी बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। वो रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात पर यकीन कीजिए, मेरा किसी और आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। वह फूट फूट कर रो रही थी। अक्षय उसके पास बैठ गया और लंबी सांस लेकर खुद को संभालने लगा। तभी उसकी नजर बेड पर पड़े मोबाइल पर पड़ी। अंजलि का फोन बज रहा था। स्क्रीन पर मुस्कान कॉलिंग लिखा चमक रहा था। अक्षय ठिठक गया। मुस्कान यह अंजलि को क्यों फोन कर रही थी? जैसे किसी अनजाने खिंचाव से उसने कॉल रिसीव कर ली और फोन को लाउड स्पीकर पर कर दिया। मोबाइल अंजलि के हाथ में थमाते हुए उसने उसकी आंखों में देखा, जिसमें डर और दर्द साफ झलक रहा था। मुस्कान की हंसी कमरे में गूंजी। क्या हाल है कजिन? अभी तक वापस नहीं आई? मुझे तो लगा था अक्षय तुम्हें सुबह ही थक के देकर मायके भेज देगा। मैंने कहानी ही उसे ऐसी सुनाई थी। मुस्कान की जीत भरी आवाज सुनते ही अंजलि के जैसे होश उड़ गए और अक्षय वो तो पूरी तरह पत्थर का हो गया। अविश्वास से फोन को घूरता रह गया। क्या वाकई वह सब मुस्कान की चाल थी? मुस्कान की आवाज जैसे अंजलि के दिल में तीर बनकर चुभ रही थी। कैसी कहानी? अंजलि के होठों से निकला तो मुस्कान ठहाका मारकर हंस पड़ी। अरे ओ बेवकूफ लड़की, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया उस वैन ड्राइवर को खत कौन लिखता था? उससे फोन पर कौन बात करता था? जिसने बाद में तुमसे मोहब्बत का ढोंग किया वो मैं थी, सिर्फ मैं। मैंने ही तेरे नाम पर कई तोहफे लिए और फिर वही बातें अक्षय को बता दी। मुस्कान की जहर भरी हंसी कमरे में गूंज उठी। अंजलि की आंखें भर आईं। ये सब तुमने किया था मुस्कान? उसकी भीगी हुई आवाज ने मानो मुस्कान के दिल को तसल्ली दे दी। हाँ, और क्यों किया?
ताकि अक्षय तुम्हें छोड़ दे, तलाक दे दे, समझी? और तुम्हारी ये रोने वाली आवाज सुनकर तो पक्का हो गया है कि आज रात अक्षय ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, और करेगा भी क्यों? वो साइकिल वाली कहानी पर बहुत कम मर्द यकीन करते हैं। उन्हें तो यही लगता है कि अगर पहली रात सबूत नहीं तो जरूर किसी और मर्द के साथ रही होगी। तुम्हारे साथ भी यही हुआ ना? अंजलि सिसक पड़ी। मुस्कान फोन पर ही हुक्म चलाती रही, अब वहां से निकलो, क्योंकि इस हवेली में राज तो अब मैं करूंगी, अक्षय की असली दुल्हन बनकर। इतना कहकर मुस्कान ने फोन काट दिया। मोबाइल अंजलि के हाथ में कांपता रह गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। कमरे में सन्नाटा था और उसमें उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। अक्षय ने गहरी सांस लेकर उसके हाथ से मोबाइल नीचे रख दिया। पछतावे का तूफान उसे पूरी तरह घेर चुका था। उसे खुद पर शर्म आई। एक बार भी उसने अंजलि पर भरोसा नहीं किया, और कब से वो इतना नासमझ और बेवकूफ हो गया था कि एक सुनी सुनाई बात पर आंख बंद करके यकीन कर बैठा। आप मुझे किसी हॉस्टल में भेज दीजिए, मैं वापस चाची के घर नहीं जाऊंगी, अंजलि आंसुओं को रोकते रोकते टूटी हुई आवाज में बोली। अक्षय ने बिना कुछ कहे धीरे से उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी पनाह मिलते ही अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे बरसों का दर्द निकल आया हो। मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, अक्षय ने बहुत धीमी आवाज में कहा। पछतावा हर शब्द में साफ महसूस हो रहा था। मुस्कान की बातों ने मुझे ऐसी बातें सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे चरित्र को लेकर कोई शक नहीं है। जहाँ तक कुंवारापन की बात है, मैं मानता हूँ कि मेहनत मशक्कत वाली जिंदगी, खेल कूद दौड़ भाग की वजह से ये चीजें बदल जाती हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि लड़की के चरित्र पर उंगली उठाई जाए। वह उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोल रहा था, जैसे उसके हर शब्द के साथ अंजलि के भीतर का बोझ हल्का हो रहा हो। मैं अब तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा, अक्षय ने उसका चेहरा दोनों हाथों में संभालते हुए कहा। उसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत थी। और तलाक अपनी मोहब्बत को पाकर कोई छोड़ता है क्या? अंजलि की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के। उसे लगा जैसे उसकी रूह के गहरे जख्मों पर किसी ने नरम सा मरहम रख दिया हो। तुम मेरी हो अंजलि, और हमेशा मेरी ही रहोगी, अक्षय ने मुस्कुराकर कहा। मुस्कान और चाची की चालों को अब मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अंजलि उसके गले से लगी रही। उसके होठों पर एक हल्की सुकून भरी मुस्कान आ गई। लगता है जैसे आखिरकार किस्मत ने उस पर रहम कर ही दिया हो। अक्षय ने फिर कभी अंजलि को उसकी चाची के घर नहीं जाने दिया, और आज अंजलि हवेली में एक अच्छी खुशियों भरी मोहब्बत भरी जिंदगी जी रही है। अक्षय ने फिर कभी उस पर शक नहीं किया। अक्षय यह बात अच्छे से समझ गया था कि बेवजह शक करने से मजबूत रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए रिश्तों में बेवजह शक नहीं करना ही बेहतर है। उधर अंजलि की चाची ने मुस्कान की शादी एक ठीक ठाक पैसे वाले घर में करवा दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि मुस्कान का पति बेहद शराब पीने वाला आदमी है। नशे की हालत में वह मुस्कान के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता, और घर का सारा पैसा शराब में ही उड़ा देता है। मुस्कान को ना तो इज्जत मिलती है और ना ही सम्मान। जो मुस्कान कभी अंजलि की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी, आज उसी की जिंदगी मुश्किलों से भर चुकी है। दोस्तों, कई बार जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो यह भूल जाते हैं कि कहीं वे खुद उसी गड्ढे में ना गिर पड़े। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस कहानी में दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी में जो कुछ भी दिखाया गया है वह केवल मनोरंजन, शिक्षा, जागरूकता और महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से दिखाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, और ना ही समाज को कोई गलत संदेश देना है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।